Hey guys, what's up? I hope you all are good and well. And in today's class, we are going to discuss negative interrogative sentences of simple present tense. I hope कि आपने इससे पहले के lectures को, इससे पहले की classes को ज़रूर देखा है और बहुत सारे sentences की practice की है. उनको translate करने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी. अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए. मैं जल्द से जल्द आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी. और आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास. सो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी. मैं आपको इंग्लिश के लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ, इंग्लिश सिखाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो आपकी अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मुझे आपको कोई दूसरी भाषा सिखानी हो तो वो भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी भाषा की ही मदद से सिखा सकती हूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी भाषा पे पकड़ बनाएं और अपनी भाषा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे हिंदी ग्रामर के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जिनको हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं या फिर जस्ट उसमें हम क्रैमिंग कर देते हैं, तो प्लीज़ उनको क्रैम मत कीजिए. प्लीज़ उनको कभी क्रैम मत कीजिए, उनको अंडरस्टैंड करिए. अगर आपकी हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. बट फैक्ट यही रहेगा कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम बनी रहेगी. सो ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी. और हाँ, दूसरी बात ये कि अपनी भाषा का ज्ञान होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार होते हैं और ये हमें अब हमारे पेरेंट्स से विरासत में मिलती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और भाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा नेशन जो है वो जुड़ा रहता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी भाषा पे भी ध्यान दें. और साथ ही साथ इंग्लिश, जिनकी भी इंग्लिश वीक होती है वो हिंदी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना चाहते हो. तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस सी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. अगर मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो इस वाक्य को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी लिख देते हैं. यानी कि नेगेटिव को मैं पहले भी लिख सकती हूँ और इंटेरोगेटिव को यहाँ पे भी लिख सकती हूँ. एक ही बात है. किस प्रकार का वाक्य है? जैसा कि पढ़ करके ही मालूम हो रहा है कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यानी कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा. और साथ में नेगेटिव से पता लग रहा है कि यहाँ पे नॉट वर्ड का प्रयोग भी किया जाएगा, यानी कि ये नहीं वाले वाक्य भी होंगे. यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और इसमें नहीं भी होगा. क्या नहीं, इस प्रकार का आपको कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से समझते हैं. सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें आपको वाक्य किस प्रकार से लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, रूल क्या कहता है, रूल पे जरा ध्यान देते हैं. तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, क्या वाला है, प्रश्नवाचक है, तो जो भी आपके इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखना है. डू या डज हमारे दो हेल्पिंग वर्ब है जिनका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं. ठीक है ना. उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे नॉट. नॉट के बाद आप यहाँ पे लिखोगे मेन वर्ब. यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मेन वर्ब m.v. जो मैंने खुद बनाई है. मेन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा. आपको भी पता है कि मैंने स्टार्टिंग से जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करवाए हैं उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे पूरे टेंस में किया जाएगा. तो इस बात का ख्याल रखें. मेन वर्ब के बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दोगे या फिर अदर वर्ड्स और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क. अब ध्यान से समझिए कि डू और डज से स्टार्टिंग होगी
उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, फिर नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे वाक्य एंड कर दिया जाएगा। डू और डज का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले भी किया था। तो डू का प्रयोग आप हमेशा ही करोगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट के अलावा इसका प्रयोग आई और यू के साथ में किया जाता है। आई होप अब तो आपको ये याद भी हो जाना चाहिए क्योंकि इतने प्रकार के वाक्यों में हमने सेम चीज को देखा। फिर डज का प्रयोग आप करते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट, मोर प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो आप इतना याद रख सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एक तो सिंगुलर नाउन आएगा और अगर मैं प्रनाउन की बात करूं तो जो आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रनाउन है ना, उनके साथ में आप डज का यूज करते हो। पर अगर आपको याद नहीं है कि कौन से प्रनाउन है तो इतनी बात याद रख ले कि आई और यू के साथ में आप डू का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। जो सिंगुलर वाले हैं उनकी बात कर रही हूं। तो आई और यू केवल ऐसे सिंगुलर प्रोनाउन है जो अपने घर वाले की बात नहीं मानते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की बात नहीं मानते हैं, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, अपने रूल चलाते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेट्स गो विद हिम। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू के घर चला जाएगा। तो इतनी कर बात याद रखें कि जो आई और यू है सिंगुलर होने के बावजूद भी ये डू के साथ में यूज किए जाते हैं, या फिर कहूं कि डू का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। इसके अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे या सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ में आप डज का प्रयोग करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला वाक्य है, क्या वह झूठ नहीं बोलता है। तो कौन झूठ नहीं बोलता है? वह। ये जो वह है यहाँ पर ही है। वाक्य को पढ़ करके ही पता लग गया कि यहाँ पे किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है। क्या वह झूठ नहीं बोलता है, तो क्योंकि ही यहाँ पर है तो ही के साथ में लगेगा डज। डज ही, उसके बाद मैंने बताया था कि नॉट आएगा। डज ही नॉट। झूठ बोलने के लिए हम यूज करते हैं टेल अ लाई। तो टेल यहां पर वर्ब होगा, टेल अ लाई। डज ही नॉट टेल अ लाई। तो टेल का जो सेकंड फॉर्म रहता है वो होता है टोल्ड, है ना। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए कि वर्ब के जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है ये कौन कौन से हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत ही काम में आएंगे। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्या हम नहीं तैरते हैं? कौन नहीं तैरते? हम। तो हम यहां पर है वी। तो वी वैसे भी प्लूरल है, इसके साथ में डू का यूज होगा। तो डू वी नॉट, तैरने के लिए यूज किया जाता है स्विम। डू वी नॉट स्विम, क्या हम नहीं तैरते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या तुम नहीं हंसती हो। तो तुम ही रहेगा, चाहे हंसते हो या फिर हंसती हो, अंत चाहे जिस मर्जी से हो जाए, लेकिन आपने देखना है कि अगर तुम आ गया दैट मीन्स यहां पर यू होगा। तो यहां पर यू के साथ में आप यूज करते हो डू। तो यहां पर लिख रही हूं, डू यू नॉट, हंसने के लिए यूज किया जाता है लाफ। डू यू नॉट लाफ। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। तो कौन नहीं पढ़ता हूं, किसकी बात की जा रही है? मैं मतलब आई, और आई के साथ में भी डू का प्रयोग किया जाता है। तो डू आई नॉट। जब यहाँ पे पढ़ने की बात की जाती है ना फ्रेंड्स, तो आपने रीड और लर्न जैसे वर्ड का यूज नहीं करना है। पढ़ता हूं यहाँ पे जनरल स्टडी की बात की जा रही है कि यूजुअली जो हम पढ़ते हैं, हर रोज याद करते हैं या कुछ भी, जब तक आपके पास नेक्स्ट में यहाँ पे नहीं लिखा जाता है कि क्या तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो या फिर क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। तो जब आप याद करते हो, क्योंकि आपको कल कोई एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, जब आप इस तरह से कोई चीज पढ़ते हो तो उसके लिए हम लर्न वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब आप यूजुअली पढ़ते हो, जस्ट आपने
उसको याद नहीं करना है, आप जस्ट उसको पढ़ रहे हो, तो उस पढ़ने के लिए हम रीड वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल पढ़ाई की बात की जा रही है, जो हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप स्टडी लिखोगे। तो डू आई नॉट स्टडी, इसी तरह से यहाँ पे है क्या वे नहीं नाचते हैं, तो कौन नहीं नाचते हैं, वे के लिए यूज करेंगे दे, और दे आपका प्लूरल है, तो डू दे नॉट डांस, डू दे नॉट डांस। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन करती हूँ मैं, और कल की क्लास में मैं कुछ और एक एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ आप सबके साथ डिस्कस किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइएगा, मैं जल्द ही आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। एंड विद दिस नोट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप क्लासेस देख रहे हो, टेंसेस की क्लासेस देख रहे हो, या फिर कोई भी चीज की क्लास देख रहे हो, जब तक आप खुद वर्क नहीं करोगे खुद पे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। टीचर की टीचिंग ओनली 40% मैक्सिमम हो सकती है ना। वैसे हम बोलते हैं कि 20% टीचर की टीचिंग रहती है, बाकी जो होता है बच्चा उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी चीज आपने सीखनी है तो उसमें सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है, क्योंकि आपको अपने लिए मेहनत करनी है, आपको अपने अंदर स्किल्स ऐड करनी है, आपको कुछ नया सीखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।